हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजिस नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस की हमने स्टार्ट की है। अब हम उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक कंडक्ट करने जा रहे हैं सेशन। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। चलो शुरू करते हैं सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के साथ। ये सेक्शन सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करेगा, जो बिजनेस के फंडिंग नीड्स के लिए डिफरेंट कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं। ये फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के फाउंडेशनल फ्रेमवर्क को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को ओनरशिप, ड्यूरेशन और ओरिजिन के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। ये क्लासिफिकेशन के 3 प्राइमरी डायमेंशंस को हाईलाइट करता है, जो फंड्स के नेचर और उस ओवर यूज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे पहले ओनरशिप के बेसिस पे सोर्सेज को डिवाइड किया जाता है, जो फर्म के कंट्रोल और लायबिलिटी स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं। इसमें नंबर ए आता है, यानी फर्स्ट आता है इक्विटी। इक्विटी में ओनरशिप बेस्ड फंड्स आते हैं, जो फर्म के ओनर्स के कंट्रीब्यूशन या री इन्वेस्टेड प्रॉफिट से जनरेट होते हैं। फिर आता है डेट। डेट में बोरोड फंड्स आते हैं, जो एक्सटर्नल लेंडर से लिए जाते हैं और रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस के साथ आते हैं। ड्यूरेशन के बेसिस पे सोर्सेज को टाइम हॉरिजोन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है, जो फंड्स की अवेलेबिलिटी और यूसेज पीरियड को डिफाइन करता है। इसमें सबसे पहले लॉन्ग टर्म सोर्सेज में फंड्स जो 5 साल से ज़्यादा के लिए यूज़ होते हैं वो आते हैं। मीडियम टर्म सोर्सेज में 1 से 5 साल के फंड्स आते हैं। शॉर्ट टर्म सोर्सेज में 1 साल से कम के फंड्स आते हैं। ठीक है जी। ओरिजिन के बेसिस पे सोर्सेज को इंटरनल और एक्सटर्नल कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जो फंड के सोर्सेज के ज्योग्राफिकल और ऑपरेशनल नेचर को डिफाइन करता है। इंटरनल सोर्सेज में फर्म के अंदर जनरेट होने वाले फंड्स आते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज में बाहर से सोर्स फंड्स आते हैं। ठीक है जी, होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं इक्विटी फाइनेंस के सेक्शन की, जो ओनरशिप बेस्ड फंडिंग के कॉन्सेप्ट और मैकेनिक्स को डिस्कस आपको करेगा। इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इक्विटी फाइनेंसिंग में ओनरशिप स्टेक इशू करके कैपिटल रेज किया जाता है। अगर फीचर सेक्शन की बात करें, फीचर सेक्शन इक्विटी फाइनेंस के की कैरेक्टरिस्टिक्स को आउटलाइन करता है, जो इसके ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशंस को क्लैरिफाई करता है। सबसे पहले इक्विटी फाइनेंसिंग में कोई रीपेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं होती। दूसरा, ये ओनरशिप और कंट्रोल को डिल्यूट करता है। ये इक्विटी फाइनेंसिंग के ट्रेड ऑफ को रिफ्लेक्ट करता है, जहां कैपिटल के बदले कंट्रोल शेयर किया जाता है। तीसरा, डिविडेंड्स डिस्क्रिशनरी होते हैं। ये पे आउट फ्लेक्सिबिलिटी के एस्पेक्ट को कैप्चर करते हैं, जो फर्म के फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को इन्फ्लुएंस करता है। सोर्सेज सेक्शन इक्विटी फाइनेंस के स्पेसिफिक चैनल को डिस्कस करता है, जो फंड के प्रैक्टिकल सोर्सेज है। इसमें अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं, इक्विटी शेयर्स में ओनरशिप स्टेक इन्वेस्टर्स को बेचे जाते हैं। ये पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टर के थ्रू कैपिटल रेजिंग का मैकेनिज्म है। रिटेन्ड अर्निंग्स में प्रॉफिट्स को बिजनेस में री इन्वेस्ट किया जाता है। ये इंटरनल कैपिटल जनरेशन की इंपॉर्टेंस को बताता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की बात करें, आईपीओस में शेयर्स का पब्लिक सेल होता है। ये लार्ज स्केल इक्विटी फाइनेंस के मार्केट बेस्ड अप्रोच है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब इसकी बात करते हैं आईपीओ मैंने आपको बता दिया, रिटेन्ड अर्निंग्स भी हो गया। अब बेसिकली यहाँ पे है बेनिफिट्स और एडवांटेजेस सेक्शन इक्विटी फाइनेंस के बेनिफिट्स को डिस्कस करता है, जो इसके स्ट्रेटेजिक वैल्यू को आपको क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहला है, कोई फिक्स्ड रीपेमेंट बर्डन नहीं होता। ये फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी और रिड्यूस्ड लाइबिलिटी के बेनिफिट्स हैं। दूसरा, ये डेट फाइनेंसिंग के लिए क्रेडिट वर्दीनेस इन्हांस करता है। ये इक्विटी के रोल को फाइनेंशियल लिवरेज के इनेबलर के रूप में हाईलाइट करता है। डिसएडवांटेजेस सेक्शन इक्विटी फाइनेंस के चैलेंजेस को डिस्कस करता है, जो इसके लिमिटेशंस को आपको क्लैरिफाई करेगा। सबसे पहला, कंट्रोल का डिल्यूशन होता है। ये ओनरशिप शेयरिंग के स्ट्रेटेजिक कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा, शेयर्स इशू करने का कॉस्ट हाई होता है। ये इक्विटी फाइनेंसिंग के ट्रांजैक्शनल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं। अब एक ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज रिलेटेड टू स्टॉक स्प्लिट।
अब देखते हैं स्टॉक स्प्लिट के सेक्शन की, जो इक्विटी शेयर्स के मार्केट डायनामिक्स को मॉडिफाई करने के एक टूल को डिस्कस करता है। देखो, स्टॉक स्प्लिट का पर्पस मैं आप बताने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव्स उसके आउटलाइन करने जा रहा हूँ, जो इसके स्ट्रेटेजिक इंटेंट को आपको क्लैरिफाई करेंगे। देखो, मार्केट प्राइस पर शेयर को रिड्यूस करना सबसे पहला इसका काम है। ये स्टॉक अफोर्डेबिलिटी के गोल को रिफ्लेक्ट करता है, जो इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है। दूसरा, वाइडर पब्लिक ओनरशिप को इनकरेज करना, ये शेयर होल्डर बेस एक्सपेंशन के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को हाईलाइट करता है। स्टॉक स्प्लिट में कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स को मल्टीपल शेयर्स में डिवाइड किया जाता है। ये स्टॉक स्ट्रक्चर के मॉडिफिकेशन के कोर मैकेनिज्म को कैप्चर करता है। शेयर्स की नंबर इंक्रीज होती है, लेकिन शेयर्स का ओवरऑल वैल्यू सेम रहता है। ये स्टॉक स्प्लिट के वैल्यू न्यूट्रल नेचर होती है। स्टॉक स्प्लिट का मेन ऑब्जेक्टिव मार्केट प्राइस पर शेयर को रिड्यूस करना है, ताकि स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा अफोर्डेबल हो। ये एक्सेसिबिलिटी के प्राइमरी गोल को रिटरेट करता है। प्राइस पर शेयर रिड्यूस करके ये ज़्यादा बायर्स अट्रैक्ट कर सकता है और लिक्विडिटी इंक्रीज कर सकता है। ये मार्केट पार्टिसिपेशन और ट्रेडिंग वॉल्यूम के बेनिफिट को बताता है। इसके अलावा स्टॉक स्प्लिट वाइडर पब्लिक ओनरशिप को इनकरेज करने में हेल्प कर सकता है। ये शेयर होल्डर बेस के डाइवर्सिफिकेशन को रिटरेट करता है। प्राइस पर शेयर को लोअर करने से स्टॉक बड़े नंबर के इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल हो सकता है। इससे ब्रॉडर शेयर होल्डर बेस और इंक्रीज्ड मार्केट पार्टिसिपेशन हो सकती है। ये स्टॉक स्प्लिट के मार्केट लेवल आउटकम्स हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डेट इज डेट फाइनेंसिंग। अब बात करते हैं डेट फाइनेंसिंग के सेक्शन की, जो बोरोड कैपिटल के कॉन्सेप्ट और मैकेनिक्स को डिस्कस करता है। इसका अगर मतलब समझें, देखो, डेट फाइनेंसिंग में बोरोइंग के थ्रू कैपिटल रेज किया जाता है, जो इंटरेस्ट के साथ रीपेबल होता है। ये डेट का कोड डेफिनेशन है। फीचर्स की बात करें डेट फाइनेंसिंग के, की करेक्टरिस्टिक जो हैं, इसमें सबसे पहला देखो, फिक्स रीपेमेंट स्केड्यूल होता है। ये डेट के स्ट्रक्चर्ड रीपेमेंट ऑब्लिगेशन है। सेकेंड फीचर्स की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है। ये डेट फाइनेंसिंग के टैक्स एडवांटेज होता है। तीसरा, ओनरशिप डिल्यूजन नहीं होता। ये डेट के कंट्रोल रिटेंशन बेनिफिट है। अब सोर्सेज की बात करें डेट फाइनेंसिंग के स्पेसिफिक चैनल्स को भी मैं आपको बताऊंगा, जो बोरिंग के प्रैक्टिकल सोर्सेज आउटलाइन करता है। सबसे पहला देखो, बैंक लोन्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से टर्म लोन्स लिए जाते हैं। ये इंस्टीट्यूशनल बोरिंग होती है। दूसरा, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्टर्स को डेट सिक्योरिटीज़ इशू किए जाते हैं। ये मार्केट बेस्ड डेट फाइनेंसिंग के मैकेनिज्म हैं। तीसरा, कमर्शियल पेपर में शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन्स आते हैं। ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी फाइनेंसिंग के टूल को कैप्चर करता है। ठीक है, बैंक लोन, डिबेंचर्स एंड कमर्शियल पेपर। अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला, एडवांटेजेस की बात करें, ओनरशिप रिटेन होती है। ये कंट्रोल मेंटेनेंस के की बेनिफिट हैं। इसके अलावा अगर सेकंड बात करें, इंटरेस्ट पेमेंट्स पे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। ये डेट फाइनेंसिंग के फिस्कल एडवांटेज होता है। डिसएडवांटेजेस सेक्शन डेट फाइनेंसिंग के चैलेंजेस को आपको बताएगा। उसमें सबसे पहला, फिक्स्ड रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस होते हैं। ये डेट के फाइनेंशियल बर्डन को रिफ्लेक्ट करते हैं। दूसरा, अगर बात करें, अगर कैश फ्लोस इनएडिक्वेट होते हैं तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का रिस्क होता है। ये डेट फाइनेंसिंग के फाइनेंशियल रिस्क को बताता है। अब इसके अलावा हम और भी सोर्सेज को डिस्कस करने जा रहे हैं। दो तो हमने कर लिए, अब देखते हैं अदर सोर्सेज का सेक्शन, यानी अल्टरनेटिव सोर्सेज, जो अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग ऑप्शंस को डिस्कस करेगा, जो इक्विटी और डेट के अलावा होते हैं। ये अभी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। देखो, वेंचर कैपिटल में वेंचर कैपिटलिस्ट से स्टार्टअप्स के लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिया जाता है। ये हाई ग्रोथ पोटेंशियल फर्म्स के लिए स्पेशलाइज्ड फंडिंग को बताता है। अगर हम क्राउड फंडिंग की बात करें, तो क्राउड फंडिंग में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कई स्मॉल इन्वेस्टर्स से फंड रेज किए जाते हैं। ये कलेक्टिव फंडिंग के मॉडर्न अप्रोच है। गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज़ की बात करें, तो गवर्नमेंट ग्रांट्स या सब्सिडीज़ में स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए नॉन रीपेबल फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये पब्लिक सपोर्ट के रोल को कैप्चर करता है। ठीक है जी। अब ट्रेड क्रेडिट में सप्लायर से डेफर्ड पेमेंट टर्म्स मिलते हैं। ये शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल फाइनेंसिंग के प्रैक्टिकल टूल को रिफ्लेक्ट करता है। अगर रिटेन्ड अर्निंग्स की हम बात करें, जो पहले भी यहाँ पे 2 मिनट वेट करो, ये रहा,
देखो, रिटेन्ड अर्निंग्स का इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, जबकि इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। ये अकेला इसका क्वेश्चन आया था। ये डिफरेंट फाइनेंसिंग सोर्स के कॉस्ट स्ट्रक्चर के डिस्टिंक्शन बताता हूँ मैं आपको। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो अब हम करने जा रहे हैं, डैट इज लीज फाइनेंसिंग। अब शुरू करते हैं लीज फाइनेंसिंग के साथ। अब ये सेक्शन लीज फाइनेंसिंग के कॉन्सेप्ट और टाइप्स को इंट्रोड्यूस करता है, जो एसेट एक्विजन का एक अल्टरनेटिव अप्रोच है। ये बिजनेस कैपिटल के मैनेजमेंट के फ्लेक्सिबल टूल को आपको क्लैरिफाई करेगा। देखो, लीज फाइनेंसिंग में एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए एसेट रेंट किया जाता है पीरियोडिक पेमेंट्स के बदले, जिससे फर्म्स एसेट को बिना आउटराइट परचेज किए यूज़ कर सकती हैं। ये लीजिंग के कोर कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करता है, जो कैपिटल कंजर्वेशन को इनेबल करता है। अगर कॉन्सेप्ट सेक्शन की बात करें, लीज फाइनेंसिंग के फंडामेंटल एलिमेंट्स को आउटलाइन करेगा आपको, जो इसके ऑपरेशनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। देखो, सबसे पहले लेसर वो एसेट ओनर होता है जो एसेट को लीज करता है। ये लीजिंग एग्रीमेंट के प्राइमरी स्टेक होल्डर हैं। लेसी वो फॉर्म या इंडिविजुअल होता है जो लीज एसेट को यूज़ करता है। ये लीजिंग के यूजर साइड पार्टिसिपेंट होते हैं। तीसरा, पेमेंट्स या लीज रेंटल्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और लेसर के प्रॉफिट को कवर करते हैं। ये लीज पेमेंट के फाइनेंशियल कंपोनेंट्स हैं। अब हम टाइप्स की बात करें लीज के, तो टाइप सेक्शन लीज फाइनेंसिंग के वेरियस फॉर्म्स को डिस्कस करता है, जो डिफरेंट बिजनेस नीड्स के लिए टेलर्ड होते हैं। सबसे पहला इसमें ऑपरेशनल लीज की अगर हम बात करें, ऑपरेटिंग लीज एक शॉर्ट टर्म कैंसलेबल लीज होती है। ये फ्लेक्सिबल टेम्परेरी एसेट यूसेज के लिए डिज़ाइन स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करती है। फाइनेंस लीज एक लॉन्ग टर्म नॉन कैंसलेबल लीज होती है, जो ओनरशिप के मोस्ट रिस्क और रिवॉर्ड्स ट्रांसफ़र करती है। ये क्वासी ओनरशिप मॉडल होता है। तीसरा, सेल एंड लीज बैक में एक एसेट सेल करता है और उसे वापस लीज पे लेता है। ठीक है जी, लीज करता है यूज़ के लिए। ये लिक्विडिटी जनरेशन के इनोवेटिव अप्रोच है। लिवरेज लीज की बात करें तो लिवरेज्ड लीज में लेसर लीज एसेट को फाइनेंस करने के लिए बोरो करता है। ये डेट फाइनेंसिंग लीजिंग स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। होप सो ये आपको क्लियर होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के सेक्शन की, जो लीज फाइनेंसिंग के आपको बेनिफिट्स और चैलेंजेस बताएगा। देखो, एडवांटेजेस सेक्शन लीज फाइनेंसिंग के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताता है। इसमें सबसे पहला आता है कैपिटल कंजर्वेशन। कैपिटल कंजर्वेशन में कैश को अदर इन्वेस्टमेंट्स के लिए फ्री किया जाता है। ये लिक्विडिटी प्रेजर्वेशन के फाइनेंशियल बेनिफिट है। इसके अलावा लीज पेमेंट्स टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस के रूप में टैक्स बेनिफिट्स देती हैं। ये फिस्कल एडवांटेज होती है। तीसरा बात करें, ऑपरेशनल लीसेस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो एसेट अपग्रेड्स अलाउ करती है। ये टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेबिलिटी है। अब चौथा बेनिफिट, रिस्क मिटिगेशन में टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में ऑब्सोलेंस रिस्क से बचा जाता है। ये टेक्नोलॉजिकल रिस्क मैनेजमेंट के स्ट्रेटेजिक वैल्यू है। ठीक है जी। अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं। उसमें सबसे पहली, लॉन्ग टर्म कॉस्ट हायर हो सकती है, क्योंकि टोटल लीज पेमेंट्स परचेज कॉस्ट से एक्सीड कर सकते हैं। दूसरा, लेसी को एसेट में इक्विटी बिल्ड नहीं होता। ये ओनरशिप एब्सेंस का लिमिटेशन है। तीसरा, फाइनेंस लीसेस बाइंडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एब्लिगेशंस के साथ आते हैं, जो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ाती है चीज़। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम लीज का टॉपिक एक बार ना दोबारा से करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। देखो, एक बार मीनिंग बताता हूँ। लीज फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें, लीज फाइनेंसिंग एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का फॉर्म है, जहाँ कंपनी या इंडिविजुअल लेसर यानी जो ओनर है, वो ओनर उसके साथ लीज एग्रीमेंट में एंटर करके एसेट या इक्विपमेंट का यूज़ ऑब्टेन करता है। ठीक है जी। लेसी जो एसेट लीज करता है स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, लेसर को रेगुलर लीज पेमेंट्स करता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको, यानी एक बार आपको अगर लीज का मीनिंग समझ आ गया ना, आप इसको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, अब बात करते हैं ऑफ बैलेंस शीट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस की, जो ऐसे फाइनेंसिंग मेथड्स हैं जो बैलेंस शीट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डालते। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला देखो, ये ऐसी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को रेफर करता है जो कंपनी के बैलेंस शीट पे डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं डालते। ये ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग के कोर कॉन्सेप्ट है।
इन्हें टिपिकली फंड्स ऑब्टेन करने या रिस्क मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है बिना बैलेंस शीट पे रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ या एसेट्स को बढ़ाए। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ फाइनेंसिंग के स्पेसिफिक मेथड्स जो अब ऑफ बैलेंस शीट हैं। सबसे पहले सिक्योरिटाइजेशन में एसेट्स जैसे लोन्स या रिसीवेबल्स को ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट किया जाता है। ये कंपनीज को इन सिक्योरिटीज़ को इन्वेस्टर्स को बेचकर फंड्स रेज करने देता है। चंकी एसेट्स बैलेंस शीट से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसीलिए सिक्योरिटाइजेशन एक ऑफ बैलेंस शीट सोर्स ऑफ फाइनेंस माना जाता है। ठीक है जी। बेसिकली जो ये अगर मैं चंकी निकल गया मेरे मुंह से क्योंकि, यानी क्योंकि वर्ड था ये। अब सेकंड आता है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जहां कंपनी अपने अकाउंट्स रिसीवेबल को थर्ड पार्टी यानी फैक्टर को डिस्काउंट पे बेचती है। ये रिसीवेबल बेस्ड फाइनेंसिंग के मैकेनिज्म है। ये कंपनी को रिसीवेबल से इमीडिएट कैश फ्लो ऑब्टेन करने देते हैं। क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस शीट से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसीलिए फैक्टरिंग एक ऑफ बैलेंस शीट सोर्स ऑफ फाइनेंस माना जाता है। फिर तीसरा आता है फोरफिटिंग। फोरफिटिंग में फ्यूचर पेमेंट ऑब्लिगेशंस जैसे प्रॉमिसरी नोट्स या ट्रेड रिसीवेबल्स को फोरफिटर को डिस्काउंट पे बेचा जाता है। ये फ्यूचर कैश फ्लो बेस्ड फाइनेंसिंग के स्पेशलाइज्ड अप्रोच है। ये चीज़ अगर हम इसकी बात करें, ये कंपनीज को फ्यूचर पेमेंट ऑब्लिगेशंस को बैलेंस शीट से ट्रांसफ़र करके इमीडिएट कैश फ्लोस रिसीव करने देता है, इसीलिए फोरफिटिंग एक ऑफ बैलेंस शीट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ऑपरेशनल लीज नेक्स्ट है। ऑपरेशनल लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कंपनी को स्पेसिफिक पीरियड के लिए एसेट जैसे इक्विपमेंट या प्रॉपर्टी यूज़ करने देता है बिना ओनरशिप ट्रांसफ़र किए। क्योंकि लीज एसेट बैलेंस शीट पे अपीयर नहीं करते, इसीलिए ऑपरेशनल लीज एक ऑफ बैलेंस शीट सोर्स ऑफ फाइनेंस माना जाता है। अब एक मैं आपको अगेन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। फीचर्स के रिलेटेड लीज फाइनेंसिंग के फीचर्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो मैं अब करवाने जा रहा हूँ। अब की फीचर्स देखते हैं लीज फाइनेंसिंग के। इसमें सबसे पहला आता है फिक्स्ड पेमेंट्स में लेसी एसेट के यूज़ के लिए लेसर को फिक्स्ड पीरियोडिक पेमेंट्स करने के लिए एग्री करता है। ये पेमेंट्स टिपिकली डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और लीज से एसोसिएटेड अदर कॉस्ट को कवर करते हैं। अब ओनरशिप में एसेट परचेज के अनलाइक लेसी एसेट का ओनर नहीं होता, लेकिन लीज पीरियड के लिए उसका यूज़ करने का राइट होता है। ड्यूरेशन में लीज एग्रीमेंट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, जो एसेट के नेचर और पार्टीज के एग्रीमेंट्स पे डिपेंड करते हैं। मेंटेनेंस और इंश्योरेंस में लेसी यूजली लीज टर्म के दौरान लीज एसेट के मेंटेनेंस और इंश्योरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये लेसी के ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब अगर एडवांटेजेस की बात करें, एक बार फिर बताऊं मैं आपको। सबसे पहली, कॉस्ट एफिशिएंसी में लीजिंग बिजनेसेस को सिग्निफिकेंट अपफ्रंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बिना एसेट्स एक्वायर करने देता है, जो कैश फ्लो को अदर पर्पसेस के लिए कंजर्व करता है। सेकेंड, इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी में लीज टर्म्स को लेसी के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग टेलर किया जा सकता है, इंक्लूडिंग लीज पीरियड, पेमेंट स्ट्रक्चर और एंड ऑफ लीज ऑप्शंस। कुछ जुरिस्डिक्शन में लीज पेमेंट्स टैक्स डिडक्टिबल हो सकते हैं, जो बिजनेसेस के लिए पोटेंशियल टैक्स एडवांटेजेस को प्रोवाइड करते हैं। अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी में लीजिंग बिजनेसेस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट एक्सेस करने देता है बिना ओनरशिप के बर्डन के। अब ना हम आगे चलते हैं। इसका जो अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल लीज को समझने जा रहे हैं। देखो, फाइनेंस लीज में लेसर एसेट्स के ओनरशिप से रिलेटेड सब्सटेंशियली सभी रिस्क और रिवॉर्ड्स लेसी को ट्रांसफ़र करता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ऑपरेटिंग लीज को अगर हम समझें तो ऑपरेटिंग लीज में लेसर एसेट्स के ओनरशिप से रिलेटेड सभी रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफ़र नहीं करता। ये ऑपरेटिंग लीज के टेम्परेरी यूसेज मॉडल को रिफ्लेक्ट करता है। अब ना एक क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज लीज वर्सेस बाय डिसीजन। ये अब हम टॉपिक करने जा रहे हैं। देखो, फर्म्स एसेट बाय करने का ऑप्शन चूज करती हैं अगर ओनरशिप या ऑपरेशन का इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट बेस्ट लीज रेट से कम हो।
ये जनरली ट्रू है, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट पूछी गई थी, क्योंकि अगर एसेट का ओनरशिप और ऑपरेशन का कॉस्ट लीजिंग से कम है तो फर्म्स के लिए एसेट परचेज करना इकोनॉमिक सेंस बनाता है। ऑपरेटिंग लीसेस इक्विपमेंट यूजर्स के लिए अट्रैक्टिव होती हैं अगर लीज पेमेंट यूजर के इक्विपमेंट बाइंग के इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट से कम है। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि ऑपरेटिंग लीसेस इक्विपमेंट ओनिंग के कंपैरिजन में फ्लेक्सिबिलिटी और लोअर शॉर्ट टर्म कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं सेल एंड लीज बैक। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेल एंड लीज बैक। अब हम इसको करने जा रहे हैं। देखो अब देखते हैं सेल एंड लीज बैक की सेक्शन की, जो लीजिंग का एक की स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। देखो लेसी एक एसेट को कैश के लिए प्रोस्पेक्टिव लेसर को सेल करता है और फिर उसे यूज के लिए वापस लीज करता है। सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट लिक्विडिटी क्राइसिस फेस कर रहे लेसी के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। इस अरेंजमेंट में लेसी एक एसेट जैसे प्रॉपर्टी या इक्विपमेंट को बायर को सेल करता है और इमीडिएटली उसे बायर से वापस लीज करता है। ये लेसी को एसेट सेल करके कैश फ्री करने देता है और फिर एसेट को लीज बैक करके उसका यूज कंटिन्यू करने देता है। ये लिक्विडिटी और ऑपरेशनल कंटिन्यूटी के ड्यूअल बेनिफिट्स हैं। अब एक क्वेश्चन था डायरेक्ट लीज के रिलेटेड, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। व्हाट इज डायरेक्ट लीज? देखो डायरेक्ट लीज में लेसी और इक्विपमेंट का ओनर दो अलग एंटिटीज होते हैं। ये ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग लीज का मिक्स होता है जो फुल पे आउट बेसिस पे होता है और लेसी को परचेज ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इस टाइप के लीज को डायरेक्ट लीज कहा जाता है। अब आता है लिवरेज लीज। क्या होती है लिवरेज्ड लीज? देखो लिवरेज लीज में लेसर, लेसी और फाइनेंसर इन्वॉल्व होते हैं, जहां लेसर इक्विटी प्रोवाइड करता है और मेजॉरिटी अमाउंट फाइनेंसर लोन के रूप में देता है। इस टाइप के लीज को लिवरेज लीज कहा जाता है। ये लिवरेज लीज के फॉर्मल डेफिनेशन है। अब एक टॉपिक आता है वेट लीज का, वेट लीज। ये ना बेसिकली जो मैं आपको करा रहा हूँ ये मैचिंग का क्वेश्चन था, इधर लीज दी थी इधर डिस्क्रिप्शंस दी थी। देखो वेट लीज में एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में सर्विसिंग और फ्यूल के लिए फाइनेंसिंग इन्वॉल्व होती है। ये वेट लीज के कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस मॉडल है। ये इस टाइप के लीज को वेट लीज कहा जाता है। ये वेट लीज का, अब जो मैंने आपको बताया बेसिकली क्या कह लो, सर्विसिंग और फ्यूल के लिए जो आप फाइनेंसिंग करते हो वो ही वेट लीज है। अब आता है एक अपडेट लीज, अपडेट लीज। देखो अपडेट लीज लेसी को ऑब्सोलेंस के रेट से प्रोटेक्ट करती है। ये टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेबिलिटी के प्रोटेक्टिव रोल है। इस टाइप का लीज को अपडेट लीज कहा जाता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इवैल्यूएशन ऑफ लीजिंग, जो लीजिंग वर्सेस बाय डिसीजन के एनालिटिकल फ्रेमवर्क को मैं अब बताने जा रहा हूँ। देखो लीज वर्सेस बाय डिसीजन सेक्शन लीजिंग और परचेजिंग के फाइनेंशियल कंपैरिजन मैंने आपको इसमें बताया है। देखो लीज पेमेंट्स के प्रेजेंट वैल्यू को एसेट परचेज के कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाता है। फॉर्मूला में जो प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट के सम को 1 + r⁻t से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है, जहां r डिस्काउंट रेट और t टाइम है। ठीक है जी, यहाँ पे ना मैं आपको एक बार ना ये मेंशन कर ही देता हूँ, इससे ना आपको फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू समीशन लीज पेमेंट डिवाइडेड बाय 1 + r⁻t, ये टोटल। ठीक है जी, होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है एनपीवी के रिलेटेड। देखो लीजिंग और बाइंग के एनपीवी को कंपेयर किया जाता है, जिसमें टैक्स बेनिफिट्स और रेजिडुअल वैल्यू कंसीडर किया जाता है। ये कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इवैल्यूएशन है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो वैसे पीछे ही आ गया था, एक बार हमने फिर एक बार कर लेते हैं। अब बात करते हैं पैकिंग ऑर्डर थ्योरी इन फाइनेंस, जो कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक की थ्योरी है। देखो ये थ्योरी मायर्स और मजलफ ने 1984 में प्रपोज की थी
और मैनेजर्स और इन्वेस्टर्स के बीच असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के असर्शन पे बेस्ड है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना इम्पोर्टेंट है। ये थियोरी फोकस करती है कि फर्म्स इंफॉर्मेशन असिमेट्री के सामने अपने फाइनेंसिंग सोर्सेज कैसे चूज करते हैं। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी के अकॉर्डिंग फर्म के मैनेजर्स के पास कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में आउटसाइड इन्वेस्टर्स से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। ये इंफॉर्मेशन असिमेट्री फर्म्स के लिए प्रेफर्ड फाइनेंसिंग सोर्सेज का पैकिंग ऑर्डर या हिरार्की क्रिएट करती है। ये थियोरी सजेस्ट करती है कि फर्म्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को पहले इंटरनल फंड्स जैसे रिटेन्ड अर्निंग से फाइनेंस करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि मैनेजर्स के पास कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में सबसे एक्यूरेट और अप टू डेट इंफॉर्मेशन होती है। जब इंटरनल फंड्स इनसफिशिएंट होते हैं तो फर्म्स डेट फाइनेंसिंग की तरफ टर्न करती हैं, क्योंकि डेट कॉन्ट्रैक्ट्स इक्विटी इशुएंस के कंपैरिजन में कम इंफॉर्मेशन असिमेट्री कॉस्ट इंपोज करते हैं। इक्विटी इशुएंस को पैकिंग ऑर्डर थ्योरी के अंदर लास्ट रिजॉर्ट माना जाता है। मैनेजर्स न्यू इक्विटी इशू करने में रिलेक्टेंट होते हैं, क्योंकि ये सिग्नल देता है कि वो फर्म को ओवर वैल्यूड मानते हैं या एडवर्स इंफॉर्मेशन रखते हैं जो स्टॉक प्राइस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। एक बार मैं फिर यही टॉपिक को रिपीट करने जा रहा हूँ। देखो, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी एक कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग की थ्योरी है जो फाइनेंसिंग चॉइसेस के प्रेफरेंस को उनके कॉस्ट और अवेलेबिलिटी के बेसिस पे सजेस्ट करती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फर्म्स के फाइनेंसिंग सोर्सेज के लिए हिरार्किकल प्रेफरेंस होता है। ये अब ना ऑर्डर पूछा गया था, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो, प्रेफरेंस को मैं बताने जा रहा हूँ। जो फाइनेंसिंग चॉइसेस के सीक्वेंस है, सबसे पहला री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स में पैकिंग ऑर्डर थ्योरी प्रपोज करती है कि कंपनीज अपने इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ को प्रॉफिट से जनरेट इंटरनल फंड से फाइनेंस करना प्रेफर करते हैं। अर्निंग्स री इन्वेस्ट करने से एडिशनल कॉस्ट जैसे इंटरेस्ट पेमेंट्स या न्यू सिक्योरिटीज इशू करने के कॉस्ट को अवॉइड किया जाता है। इसीलिए री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स पैकिंग ऑर्डर थ्योरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट चॉइस है। डेट इशू करना में अगर इंटरनल फंड्स फाइनेंसिंग नीड्स मीट करने के लिए इनसफिशिएंट होते हैं तो नेक्स्ट प्रेफरेंस डेट इशू करना है। डेट फाइनेंसिंग में लेंडर से फंड्स बोरो करना या बॉन्ड्स इशू करके कैपिटल रेज करना इन्वॉल्व होता है। डेट को इक्विटी के कंपैरिजन में लेस कॉस्टली और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए लेस डिल्यूटिव माना जाता है। इसीलिए डेट इशू करना पैकिंग ऑर्डर थ्योरी में सेकेंड चॉइस है। न्यू इक्विटी इशू करना पैकिंग ऑर्डर थ्योरी के अकॉर्डिंग फाइनेंसिंग के लिए लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। न्यू इक्विटी इशू करना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की ओनरशिप स्टेक को डिल्यूट करता है और हायर कॉस्ट जैसे अंडरराइटिंग फीस और फ्लोटेशन कॉस्ट का रिजल्ट दे सकता है। इसीलिए न्यू इक्विटी इशू करना पैकिंग ऑर्डर थ्योरी के अकॉर्डिंग लीस्ट प्रेफर्ड चॉइस होती है। अब ना एक क्वेश्चन है, वो अब हम करने जा रहे हैं सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन के रिलेटेड। ये बेसिकली यहाँ पे शायद था, ये भी मैंने आपको करवा दिया। चलो कोई बात नहीं, वैसे ही कर लेते हैं। देखो, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन को देखते हैं जो लीज फाइनेंसिंग या अदर फाइनेंशियल टॉपिक्स के लिए नॉलेजेबल सोर्सेस हैं, आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। इसको अब हम समझते हैं। देखो, लीज फाइनेंसिंग या किसी भी फाइनेंशियल टॉपिक के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गेन करने के लिए अब जो मैं आपको सोर्सेस बता रहा हूँ, रेफर कर रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सोर्सेस का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सबसे पहला, फाइनेंशियल टेक्स्ट बुक्स और एकेडमिक पब्लिकेशंस में फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस या लीसिंग पे रेप्यूटेबल ऑथर्स और पब्लिशर्स के बुक्स या आर्टिकल्स रेफर किए जा सकते हैं। इंडस्ट्री पब्लिकेशंस में फाइनेंस रिलेटेड मैगजीन्स, जर्नल्स या वेबसाइट्स जो लीसिंग, इक्विपमेंट फाइनेंस या कॉर्पोरेट फाइनेंशियल टॉपिक्स कवर करते हैं पढ़े जा सकते हैं। फाइनेंशियल न्यूज़ आउटलेट्स में रिनाउंड फाइनेंशियल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स जो फाइनेंस और बिजनेस टॉपिक्स पे एनालिसिस और इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, फॉलो किया जा सकता है उनको। प्रोफेशनल एसोसिएशंस के वेबसाइट और रिसोर्सेज जैसे इक्विपमेंट लीसिंग एंड फाइनेंस एसोसिएशन यानी ELFA या फाइनेंशियल मैनेजमेंट एसोसिएशन इंटरनेशनल FM में इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंसाइट्स के लिए एक्सप्लोर किए जा सकते हैं।
ऑनलाइन रिसर्च में लीज फाइनेंसिंग से रिलेटेड आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर या केस स्टडीज फाइंड करने के लिए इंटरनेट सर्चेस कंडक्ट किए जा सकते हैं। सोर्सेज की क्रेडिबिलिटी वेरीफाई करना और ऑब्टेन्ड इंफॉर्मेशन को क्रॉस रेफरेंस करना इंश्योर किया जाना चाहिए। ये रिसर्च इंटीग्रिटी की इंपॉर्टेंस को कैप्चर करता है। अब इस सेशन का हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, अगेन वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, दैट इज अब बात करते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन इन इंडियन रुपी की सेक्शन की, जो इंडियन रुपी के वैल्यू के इकोनॉमिक फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। देखो, इंडियन रुपी के डेप्रिसिएशन के लिए अब जो मैं फैक्टर्स बताने जा रहा हूँ वो लार्जली रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। सबसे पहला, पोर्टफोलियो आउटफ्लोस में फॉरेन इन्वेस्टर्स द्वारा डोमेस्टिक मार्केट में फाइनेंशियल एसेट जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स की सेलिंग होती है। ये कैपिटल फ्लाइट के इम्पैक्ट को करेंसी वैल्यू पर रिफ्लेक्ट करता है। जब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स का सिग्निफिकेंट आउटफ्लो होता है तो ये करेंसी पे डाउनवर्ड प्रेशर डालता है, जिससे डेप्रिसिएशन होती है। हायर इंपोर्ट्स और डेट सर्विसिंग में जब कंट्री के इंपोर्ट्स हाई होते हैं या एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशन सर्विस करने की ज़रूरत होती है तो फॉरेन करेंसी की डिमांड क्रिएट होती है। फॉरेन करेंसी के लिए इंक्रीज डिमांड डोमेस्टिक करेंसी के रिलेटिव में डोमेस्टिक करेंसी को डेप्रिसिएशन का कॉज बन सकती है। ये करेंसी वैल्यू के सप्लाई डिमांड डायनामिक्स हैं। सो यहाँ पे होप सो ये आपको क्लियर होगा। आज का सेशन हम करते हैं वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।